स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद स्मिति के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम लोग जो है टेस्ट सीरीज जो है उसका एनालिसिस कर रहे थे, जो स्टडी विद स्मिति धुरीना के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका हम लोग कंटिन्यूसली एनालिसिस कर रहे थे और टेस्ट नंबर 13 तक हम लोग ऑलरेडी जो है एनालिसिस कर चुके हैं। साइंस का जो क्वेश्चन होता है वो 81 से लेकर के 100 तक होता है। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 14 का जो है एनालिसिस करेंगे। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 13 तक ऑलरेडी जो है आपके पास प्लेलिस्ट में बनाकर रखा हुआ है, तो आप उसको जाकर के एक्सेस कर सकते हैं वहां से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 जो टेस्ट दिया है वो अपना क्वेश्चंस निकाल ले और इसका आंसर एक बार बढ़िया से देख लेना है। आंसर के साथ साथ हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बोल रहा है कि दो तरफ दिया हुआ है ऑप्शंस, एक तरफ कॉलम ए है, एक तरफ कॉलम बी है। कॉलम ए में क्या बोल रहा है कि अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ दिया हुआ है कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है साइंस में आपको देखने को मिलेगा ही पक्का। एक से दो क्वेश्चन जो है पक्का ऐसा क्वेश्चन जो आता है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। और कभी कभी वन लाइनर्स भी आ जाता है। वन लाइनर्स में मतलब कि एक क्वेश्चन पूछ लेगा और चार ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है और चार ऑप्शन क्वेश्चंस का अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब कोई भी आपको अगर इसमें से आंसर बनाना है तो चारों का चारों आपको आंसर आना चाहिए, फिर उस हिसाब से आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा करके चार ऑप्शन का जो है सही आंसर निकालना है। तो चलिए, जो ऑलरेडी क्लासेस किया होगा उसको पता होगा कि इस तरीके से इसको हम लोग ये करना है, डील करना है। चलिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस को मिला लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ए, फैदोमीटर। हम लोग फैदोमीटर के बारे में पढ़े थे कि फैदोमीटर का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे हम लोग को क्या करना हो, समुद्र का गहराई को नापना। समुद्र का गहराई को नापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, फैदोमीटर। चलिए, अगला हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर हम लोग इसको भी पढ़ चुके थे कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर। इसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि अल्टीमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो ऊंचाई को नापने के लिए अल्टीमीटर। और यहाँ पे था क्या, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वायुमंडल का आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षित आर्द्रता। और नॉर्मल ह्यूमिडिटी हो गया तो वायुमंडलीय आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी बेसिकली नापने के लिए इसको हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊंचाई को बोल दिए हाइट, समुद्र की गहराई डेप्थ ऑफ ओशियन। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो गया, ए का 4, ए का 4, दो ऑप्शन मिला, बी का 1, बी का 1, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने से पहले याद कीजिए कि जो क्लासेस हम लोग किए थे उसमें एक क्वेश्चन इससे पहले भी ऐसे ही रिपीट हुआ था। उसमें हम लोग अरेंज करके दिखाए थे कि किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में अगर ऊर्जा का अरेंज करने के लिए दे दिया जाए तो किस तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे अधिक ऊर्जा अगर पूछ लिया जाए तो किस में होता है, तो गामा किरणें में होती सबसे अधिक ऊर्जा, गामा रेस। ये हो गया क्या, नंबर ए। इससे थोड़ा सा कम ऊर्जा एक्सरे में, इससे और थोड़ा तो यूवी जिसको पाराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उससे और कम ऊर्जा तो हम लोग का हो गया विजिबल जिसको हम लोग दृश्य बोलते हैं, दृश्य किरणें। इससे और कम हो गया तो इसमें हो गया हम लोग का इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इससे और कम हो गया हम लोग का हो गया माइक्रोवेव, और सबसे कम हो गया तो हो गया रेडियो वेव। ये लोग, ये सारा का सारा हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से नीचे जो है ऊर्जा का जो क्रम है घटता जाता है। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट एनर्जी, ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में, ऊर्जा सबसे अधिक किसका होता है, गामा किरणों का। सबसे कम किसका होता है, रेडियो वेव का। इसको हम लोग ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे से तरीके से जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसके अलावा हम लोग यूजेस कर चुके हैं। गामा रे का यूज कहाँ है, एक्स रे का कहाँ है, यूवी का कहाँ है, विजिबल का कहाँ है, इंफ्रारेड का कहाँ है, माइक्रो का, रेडियो वेव का, सबका यूज कहाँ है। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, किसी भी स्ट्रक्चर की संरचना को जानने के लिए किस किरण का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे किरणों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जब गाड़ी वगैरह मैन्युफैक्चर होता है तो गाड़ी वगैरह मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होता है, उसमें अगर क्रैक है या कुछ है इस तरीके का, या रेलवे ट्रैक बनाया गया तो रेलवे ट्रैक बनाने के बाद उसको, उसका भी जो पहिया होता है उसका भी
मॉनिटरिंग करने के लिए, प्लेन का मॉनिटरिंग करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। इससे महीन से महीन क्रैक जो होता है वो एक्सरे के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हड्डी टूट गया या कुछ इस तरीके का समस्या आ गया तो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गामा रे का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो अगर किसी को ट्यूमर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, तो उसका जो सिकाई होता है, सिकाई में गामा रे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गामा रे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहां पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा विषाणु या कोई इस तरीके का बीमारी है जो फैल सकता है किसी भी पैथोजन के कारण, जैसे कि कोरोना हुआ, तो इस तरीके का लेबोरेटरी में जहां पे बहुत ज्यादा एडवांस रिसर्च वगैरह चलता है, तो वहां पे संभावना अधिक होता है कि अगर गलती से ये फैल जाए तो महामारी का रूप ले लेगा। तो वहां पे क्या किया जाता है कि लोग जो है सूट पहन करके जाते हैं, एक सूट पहन करके सूट के अंदर पैक होकर के जाते हैं और वहां पे सारा रिसर्च वगैरह करते हैं। और जब रिसर्च करने के बाद वापस जब निकलते हैं तो एक कैप्सूल के अंदर उनको डाला जाता है, जहां पे उनके चारों तरफ जो है गामा किरणों का क्या किया जाता है? बम्बार्डिंग किया जाता है। और जिस वजह से कोई भी अगर अणु उस विषाणु का या फिर कोई भी पैथोजन का बचा हुआ होगा तो उसको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। इसके अलावा पाराबैंगनी किरणों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे विषाणु ऐसे होते हैं जो पाराबैंगनी किरणों में भी मरते नहीं है, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, तो उनको गामा किरणों से मार दिया जा सकता है, क्योंकि गामा किरणों से कोई भी चीज बचने वाली नहीं। और वो सूट इस तरीके से बना रहता है कि उसके अंदर जो है, मनुष्य के अंदर वो इंटर नहीं कर सकता है। तो गामा किरणों का रूप इस्तेमाल यहाँ पे गया। दृश्य प्रकाश का इस्तेमाल हो गया देखने के लिए, उसके अलावा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके लिए हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर कौन सा हो गया? एक्सरे। क्रिस्टल को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्सरे का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है अगर कभी पूछ ले तो किस्मत ही होता है कि पूछ लेता है, या बुरा किस्मत बोलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रख लेना है, विश्वत। क्योंकि अब ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आने का संभावना नहीं है। फिर भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, अगर कभी दे दिया तो इस तरीके से आपको डील करना है। तो क्या याद रखना है? विश्वत जो है कोस्टल पेट्रोल वेसल है, जिसको कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम जो है विश्वत, इसको जो है हाल ही में जो है शामिल किया गया था। हाल मतलब क्या हो गया? मार्च 2010 की बात है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर याद रखना है तो विश्वस नोट बनाइएगा कहीं पर, तो उसको नोट करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के लिए शोर की सही सीमा क्या है? अब ये कौन निर्धारित करेगा? तो रिसर्च किया गया, और रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि जो मनुष्य होता है वो अमूमन जो है सब तरह का आवाज जो है उसको सुन सकता है। 155 डेसिबल भी सुना जा सकता है, 125, 85, 45 भी। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम लिमिट है 85। इसके ऊपर की आवाज में मनुष्य जो होता है, याद रखना, ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, किसी में हो सकता है 75 दिया रहे, किसी में 90 दिया रहे, तो एक पर्टिकुलर रेंज आप पकड़ लीजिए कि 85। सर याद रखना है आपको, 85 जो है वो रफली जो है 85 के आसपास जो आंसर दिया रहा है 80 रहे। मान लीजिए ऑप्शन एग्जाम में ऐसा दे दिया, मान लीजिए 40 दे दिया, 80 दे दिया, 95 दे दिया और 120 दे दिया डेसिबल, सब में डेसिबल। अब बोला कि सर आप बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा, तो वहां पे आप 95 मारिएगा कि 80? तो आप क्या मारिएगा? 80। क्यों सर? क्योंकि 85 से ज्यादा क्लोज कौन सा है? 80। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको एक्सपीरियंस भी होता है कि किस तरीके से आपको आंसर चुनना है। अब ये कहीं एनसीईआरटी वगैरह कहीं पर नहीं दिया होगा, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जो इन जनरल एनसीईआरटी में भी मौजूद नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उसको हम लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना करके पूछा जा रहा है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एनसीईआरटी, अगर आप ये दोनों को कर लेते हैं तो आपका साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा? कवर हो जाएगा। मतलब 20 में 20 भी कवर आपका आराम से हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 85 पे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है क्या कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। तो अपने आप में एक स्टेटमेंट है और इस पॉइंट को याद रखना है। ज्योग्राफी में इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि पृथ्वी अपने कक्ष में, यूपीएससी वगैरह या इस तरीके का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रहता है पूछा हुआ, उसको उठा करके आजकल देखा जा रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जा रहा है बहुत सारे एग्जाम में। इवन कि बिहार वाला में देखने को मिला था, बिहार एसएससी में भी, ठीक है ना। तो झारखंड एसएससी में भी इस तरीके का क्वेश्चन जो है हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग कितने किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है? तो 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। अब आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि अगर इतना तेजी से घूम रहा है तो हमको वो चीज महसूस क्यों नहीं होता है कि हम घूम रहे हैं? हमको क्यों लगता है कि हम एकदम रेस्ट पे, एकदम शांत पे? ऐसा क्यों होता है? अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों होता है?
बोल रहा है द अर्थ इज अबाउट, जो अर्थ जो है इंग्लिश में क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, अब ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं, क्या ये कारण है? तो सोच करके देखिए, आकार का छोटा होना या बड़ा होना इससे तो कोई संबंध देखने को समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति में हमारी गति शून्य है। क्या बोल रहा है कि अपने कक्ष में जो पृथ्वी की गति है, जैसे कि अपने कक्ष में जो पृथ्वी की गति है उसकी अपेक्षा हमारी गति शून्य है, यानी कि पृथ्वी जिस गति से घूम रहा है उसी गति से हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि पृथ्वी 4400 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहा है तो हम उससे अधिक या उससे धीमा घूम रहे हैं। पृथ्वी के साथ साथ उसी की गति के साथ साथ हम घूम रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर उसी के साथ साथ अगर घूम रहा है तो हमको कभी भी महसूस होगा कि गति में है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत अच्छा ट्रेन में बैठ जाइए, जैसे जापान वगैरह का जो बुलेट ट्रेन है वहां पे लोग बताते हैं कि अगर 500 किलोमीटर की स्पीड में भी चल रहा है और जर्क महसूस नहीं हो रहा है, एकदम स्मूथली चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो क्या हुआ, अगर आप उसमें बैठ जाइएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 500 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है, क्योंकि आप ट्रेन के स्पीड के बराबर स्पीड में हो गए। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि अगर पृथ्वी का गति है उसी गति के बराबर गति में अगर हम उसके साथ साथ घूम रहे हैं तो हमको उसका गति को क्या होगा, महसूस करने में हम सक्षम नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा भी देख लीजिए, संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, ये स्टेटमेंट तो सही है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको वो चीज महसूस नहीं होगा। सही रीजन क्या है कि पृथ्वी जितना गति से घूम रहा है उतनी ही गति से क्या हो रहे, हम भी घूम रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम ऊपर से कहीं पर से किसी को गिराया जाता है तो नीचे की ओर क्यों गिरता है वो, तब उसका आंसर हो जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगातार पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है कहीं से भी कूदता है तो वो क्या होता है, वापस कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है। क्यों, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल निरंतर क्या करता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन गति महसूस होता है नहीं होता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज का एग्जांपल कौन सा है इसमें से, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। अब एक बार हम लोग याद करो, अगर क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो लोग देख रहे होंगे क्लास, तो रासायनिक और रासायनिक परिवर्तन जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिजिकल में क्या अंतर होता है। फिजिकल सर ऐसा होता है कि जिसको हम वापस घुमा सकते हैं, जैसे बर्फ पानी बन गया तो पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं, कोई भी इस तरीके का चीज जिसको वापस घुमाया जा सकता है आराम से, तो उस तरीके का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो रासायनिक हो गया, यानी कि अगर रासायनिक हुआ तो वापस उसको घुमाया नहीं जा सकता। जैसे रोटी बेले और उसको पका दिए तो क्या हो गया, खत्म हो गया, वो रासायनिक हो गया। दूसरा एग्जांपल सर, पेट्रोल को जला दिए तो आग निकल गया, धुआं बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो क्या उसको वापस घुमा सकते हैं, नहीं। मोमबत्ती को जला दिया तो बहुत सारे लोग समझता है कि मोमबत्ती तो पिघल गया, लेकिन असल में मोमबत्ती पिघला वो ठीक है, एक सर्टेन परसेंटेज पिघलता है, लेकिन मैक्सिमम मोमबत्ती का एरिया क्या होता है, वो जलता रहता है, और जलने के कारण क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल वही हो गया जिसको वापस घुमाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश जो है 7 रंग में विभाजित हो जाती है, सबको पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक प्रिज्म रख देंगे, वो 7 रंग वापस क्या कर देगा, उल्टा करके रख देंगे। एक प्रिज्म अगर मान लीजिए इस तरीके से रखा हुआ है और 7 रंग को इस तरीके से अलग अलग तरफ क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है, तो हम क्या किए, हम एक दूसरा प्रिज्म उठाए और इस प्रिज्म को क्या कर दिए, उल्टा करके रख दिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इस प्रिज्म को क्या किए हम, इस प्रिज्म को हम उल्टा करके रख दिए। अब जैसे ही इस प्रिज्म को हम उल्टा करके रख दिए तो अब क्या हुआ, 7 रंग जो है आया, यहाँ पे अलग अलग 7 रंग आया, 1 2 3 4 5 6 और चलिए 7, सातों रंग आया, यहाँ पे आया आया आया, और फिर क्या हुआ, बेस की तरफ मुड़ गया और सब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया, सब क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो जहां से चला था वहां से आ गया और फिर से सेम हो गया। तो ये क्या हो गया, इसको वापस घुमा दिए, घुमा दिए। ये ऑप्शन भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं होगा, यानी इसको उल्टा कर सकते। सनी हुई मिट्टी को सुखाने पर भांगुर हो जाता है, सही बात है, मिट्टी था उसको गीला बना दिए, गीला बनाने का सुखा दिए, सुखाने के बाद वो भांगुर बन गया, फिर वापस गीला करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, गीला मिट्टी हो जाएगा। तो इसको भी घुमाया जा सकता है। नमक में पानी घोल दिए और नमक को फिर हम पानी को सुखा देंगे तो नमक फिर वापस मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं, भौतिक परिवर्तन फिजिकल है। लेकिन सब्जी हम पका दिए, साग को पका के हम मुलायम कर दिए, तो क्या उसको वापस खड़ा कर सकते हैं, नहीं, वापस खड़ा
नहीं हो सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया मेरा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। बहुत बेसिक सा चीज था। चलिए आगे बढ़ते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कांच का उत्तीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, कैन बी ग्रेव्ड और स्क्रैच्ड ऑन ग्लास। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चीज है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा चीज है जिसको अगर हम क्या करें कि अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो कांच में स्क्रैच को हम उत्पन्न कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हीरा से, बिल्कुल भाई, हीरा का इस्तेमाल करके तो हम कांच को आराम से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या हीरा के अलावा भी कुछ और ऐसा चीज है जिसका अगर इस्तेमाल कर लिए हम तो कांच को क्या कर सकते हैं, आराम से कट कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अम्ल का राजा एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया अम्ल का राजा जिसको बोलते हैं, और संद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कोई भी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। हीरा बिल्कुल सही है, और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं HF। ये भी बहुत अच्छा एसिड होता है जिसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, कांच को हम कट कर सकते हैं। और इसलिए ये भी बोला जाता है कि ये एसिड को कभी भी हम लोग कांच का बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि ये एसिड क्या करता है, कांच को अपने अंदर क्या कर देता है, घोल देता है। इतना पावरफुल इसका क्षमता होता है, एसिड इतना पावरफुल एसिड होता है कि अपने अंदर क्या कर देता है, कांच को भी घोल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन को हम चुनना चाहेंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 दोनों किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। यानी इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो कांच को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से घोल सकते हैं किसी में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अगर ये देख रहे होंगे तो अभी कुछ दिन पहले एक क्लास किए थे हम लोग, उस क्लास में हम बताए थे कि डीजल, जब C10 का क्वेश्चन आया था कि C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर में क्या डिफरेंस होता है भाई, देखे थे कि C10 नंबर सर इस्तेमाल करते हैं डीजल इंजन के गुणवत्ता को देखने के लिए कि जो डीजल इंजन के लिए जो ईंधन है उसका गुणवत्ता कैसा है। और ऑक्टेन नंबर सर, तो ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल करते हैं कि पेट्रोल इंजन में जो ईंधन इस्तेमाल होने वाला है उस ईंधन का गुणवत्ता कैसा है। तो हम लोग ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर इंजन के लिए नहीं, ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर पेट्रोल वाला ईंधन होगा, ऐसा ईंधन होगा जो पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ऑक्टेन नंबर चेक करेंगे। और अगर कोई ऐसा ईंधन है जो डीजल इंजन में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका C10 नंबर चेक करेंगे। C10 नंबर जितना कम उतना अच्छा ईंधन, किसके लिए, डीजल इंजन के लिए। और C10 नंबर जितना अधिक उतना खराब ईंधन, किसके लिए, डीजल के लिए। अब इसी को आ जाइए ऑक्टेन नंबर में, ऑक्टेन नंबर जितना अधिक उतना अच्छा ईंधन, किसके लिए, पेट्रोल इंजन के लिए। और ऑक्टेन नंबर जितना कम उतना खराब ईंधन, किसके लिए, पेट्रोल इंजन के लिए। और एक खासियत बताए थे कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसका जो जलने का जो रफ्तार होता है, उसमें पेट्रोल जलने का रफ्तार काफी तेज होता है, जिस कारण एनर्जी जो होता है, जो पिकअप होता है, जो रफ्तार पकड़ने का क्षमता होता है पेट्रोल इंजन का क्या होता है, बहुत अधिक, बहुत तेजी से क्या होता है, रफ्तार पकड़ता है। लेकिन टॉर्क यानी भार ढोने का क्षमता पेट्रोल इंजन का क्या होता है, कम होता है। किसके कंपेरिजन, डीजल इंजन के। अब डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में जो होता है जलने का रफ्तार, ईंधन का जलने का रफ्तार क्या होता है, धीमा होता है। ईंधन का जलने का रफ्तार अगर डीजल इंजन में धीमा होगा तो क्या होगा, दो फायदा होगा। पहला, एक तो कम तेल जलेगा और ज्यादा दूर तक उसका इस्तेमाल कर सकते। दूसरा, भार ढोने का क्षमता क्या होता है, डीजल ईंधन में अधिक होता है। तो एक बात बताइए, अगर मेरे पास 1 टन है और उसको ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो ज्यादा आसानी से कौन सा इंजन काम कर सकता है, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या चीज, डीजल इंजन। लेकिन मान लीजिए हमको बहुत तेजी से पहुंचाना है कहीं पर कोई चीज, तब किसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल इंजन का। लेकिन पेट्रोल इंजन ज्यादा तेल पीता है इन कंपैरिजन टू डीजल इंजन। डीजल इंजन में कोई भी चीज का जलने का रफ्तार क्या होता है, धीमा होता है। इस वजह से भार ढोने का क्षमता डीजल इंजन का क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इंस्टेंट पिकअप यानी रफ्तार पकड़ने का क्षमता डीजल इंजन में कम होता है। अब यही क्वेश्चन आपसे देखिए एक कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया, ये हम लोग भारी वाहनों के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल दिया कि अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा। पहला बात तो सही है कि अधिक माइलेज, ये बात सही है, लेकिन इंजन की सुरक्षा, ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल इंजन जो होता है वो सुरक्षित नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट का पहला पॉइंट सही है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, कम खर्च और ईंधन की बचत। खर्च क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिल्कुल कम खर्च हो रहा है, और ईंधन की भी बचत हो रही है। अब एक बात बताइए, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है, चलिए ये बात बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देखते हैं इससे भी बेटर ऑप्शन है कि नहीं, चेक कर लेना। बोल रहा है उच्च क्षमता, यानी क्षमता उच्च। क्यों उच्च क्षमता, क्योंकि अब हमको हेवी ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हेवी ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको ऐसा इंजन चाहिए होगा जो बहुत भारी सामान को ले जाने में सक्षम हो। यानी ऐसा इंजन चाहिए
जिसका क्षमता क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, बहुत हाई कैपेसिटी होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ कैपेसिटी हाई होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, आर्थिक बचत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कैपेसिटी बढ़ाने जाए तो मेरा कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से क्या हो जाए कि एक ऐसा इंजन का इस्तेमाल करने लगे जो ईंधन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा खाए। तो अगर पेट्रोल इंजन का क्षमता बढ़ाएंगे तो तेल का खपत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन डीजल इंजन का क्षमता बढ़ाते तो तेल का खपत उतना नहीं बढ़ता जितना पेट्रोल इंजन में बढ़ता है। तो ये बात था, हम बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी सही लग रहा है कि उच्च क्षमता मिलेगा मेरे को। डीजल इंजन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा, उच्च क्षमता मिलेगा, साथ ही साथ आर्थिक बचत भी होगा। अगला पॉइंट, पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण, पेट्रोल से सस्ता है तो सस्ता महंगा से क्या बात है, हमको कोई तेल फ्री में दे दे लेकिन उसको हम जलाए लेकिन वो चलेगा ही नहीं, वो खींच ही नहीं सकता गाड़ी को, तो कोई काम का है नहीं। क्या होना चाहिए, तो उसका क्षमता ठीक ठाक होना चाहिए और साथ ही साथ बचत वाला होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अब ये दोनों में देखिए बहुत सा लोग जो होता है वो फंस सकता है, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए और सोचने का कोशिश कीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ये सोच रहा होगा कि सर डीजल इंजन का मेंटेनेंस महंगा होता है पेट्रोल इंजन की तुलना में, आप एक कॉमन सेंस लगाइए। जो ट्रक होता है, मालवाहक गाड़ी होता है, अमूमन उसको डेली काम करना होता है कि समय समय पे डेली काम करना होता है, यानी उसका इस्तेमाल रफ एंड टफ तरीके से होगा। कोई भी चीज अगर रफ एंड टफ तरीके से होगा तो उसका लाइफ एक सीमित होगा। तो इसीलिए जो होता है रफ एंड टफ इस्तेमाल होता है, उसका लाइफ सीमित है। तो चाहे पेट्रोल इंजन लीजिए चाहे डीजल इंजन लीजिए, इंजन का मेंटेनेंस में खर्च उतना ही आना है, क्योंकि एक सर्टेन समय के बाद डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, दोनों क्या होगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप डीजल इंजन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहला बात है डीजल सस्ता है, साथ ही साथ आपको माइलेज भी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आर्थिक बचत होगा, बचत होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, आपको बचत होगा और क्षमता भी क्या मिलेगा, अधिक। तो और हेवी गाड़ी के लिए क्या चाहिए आपको, मेन क्षमता चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे कम खर्च और ईंधन की बचत, लेकिन कम खर्च हो और ईंधन की बचत हो तो इससे मेरा काम नहीं चलेगा, क्षमता मेरे को अधिक चाहिए। तो डीजल इंजन में खासियत यही होता है, तो दिमाग में याद रखना है, अगर भारी गाड़ी मिला तो कौन सा इंजन बेटर, डीजल इंजन। हल्का गाड़ी मिला तो कौन सा इंजन बेटर, पेट्रोल इंजन। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कोयला, देखिएगा बहुत सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कोयला जो है पेट्रोलियम जो है और प्राकृतिक गैस जो है, ये सारा का सारा जो है जीवाश्म ईंधन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। अब एक बात बताइए, गैसोहॉल केवल और केवल अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण होता है, गलत, क्योंकि ये पेट्रोल का भी मिक्सचर होता है। हम बताए थे पेट्रोल कितना होता है, 90% पेट्रोल होता है, 10% इसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है और 1% कभी कभी बेंजीन, तो इसमें पेट्रोल मिसिंग है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अगला वो भूतापीय ऊर्जा अब अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इंग्लिश में बोलेंगे, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। गोबर गैस का जो मुख्यतः उस गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन के अलावा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बहुत सारा गैस होता है, लेकिन मेन क्या होता है, मीथेन। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, जबकि 2 क्या है मेरा, गलत है। तो ऑप्शन मेरे को इस तरीके से चुनना होगा जिसमें क्या हो, 1 2 एंड 1 3 एंड 4 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए 1 3 एंड 4 किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है इसमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब हो गया बहुलक, बहुलक कौन सा इसमें से नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एक ऐसा है जो एकलक है, बाकी का सारा क्या है, बहुलक है। नायलॉन हम सबको पता है कि क्या है, एक बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है, एक बहुलक है। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम बहुलक नहीं होता है, वो एकलक होता है। कैप्रोलैक्टम आप नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर पूरा हम डिटेल में स्टार्टिंग का वीडियोस में हम क्लास कराए हैं, उसमें बहुत डिटेल में बता दिया। बार बार एक ही वीडियो में रिपीट करना अच्छा नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से देख लीजिए, ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। और नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाइएगा, उसमें ही पूरा चैप्टर वही कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसका दावा है कि 18 क्वेश्चन आप 20 में से पक्का सही करेंगे। 20 में 20 बोलना जो होगा वो बेवकूफी होगा, कि कोई भी दावा नहीं कर सकता कि 20 में 20 आपका सही हो जाएगा, वो अलग बात है, क्वेश्चन उस तरीके से आ जाए। लेकिन 18 क्वेश्चन तो आपका सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करके 20 में से सही हो जाएगा। तो सोचिए अगर आप अपना दिन का आधा घंटा से 45 मिनट देते हैं और उसका नोट्स बना लेते हैं, 15 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका यहाँ से 20 नंबर जो है वो पक्का हो जा रहा है। और ये 2 क्वेश्चन हम क्यों बोल रहे हैं,
कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी या पूरा क्लासेस जो है मेरा उसको देखना पड़ेगा। अगर आप उसको देखेंगे तब आप 20 में से 20 क्वेश्चन जो है आराम से बना सके, या फिर आप पहले से बेसिक आपका क्लियर है। तो कैप्रोलैक्टम क्या है, एक एकलक है, बहुलक नहीं है। तो आपसे पूछा था कौन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नहीं में आ गया। और पॉलीस्टीरीन तो वर्ड ही यहाँ पे आ गया पॉली, तो पॉली अपने आप में बता रहा है कि क्या है, पॉलीमर है, एकलक नहीं है, बहुलक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 91 होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है, होमोनाइज्ड मिल्क, होमोजेनाइज्ड मिल्क। होमोजेनाइज्ड मिल्क क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। होमोजेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग घर में देखते होंगे मम्मी लोग दूध उबालती है, दूध उबालने के बाद दूध को जब रख देती है तो क्या होता है, देखिएगा कि मलाई जम जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि मलाई जम जाता है। कारण क्या होता है कि दूध में जो फैट का जो मॉलिक्यूल होता है वो काफी बड़ा बड़ा साइज में होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जैसे ही दूध को गर्म करके छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो हल्का होने के कारण क्या होता है, ऊपर की ओर ट्रैवल करने लगता है और एक सतह बना लेता है। लेकिन अगर यही चीज होगा तो क्या होगा, दूध से जैसे ही मलाई अलग होता है तो हम देखते हैं कि दूध क्या हो जाता है, अमूमन पतला हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए दूध का जब पैकिंग होता है तो उसमें मलाई नहीं बने, उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, होमोजेनाइज्ड मिल्क बोलते हैं इसको। उसमें क्या किया जाता है, जो मॉलिक्यूल जो बड़ा बड़ा दूध के अंदर का जो फैट का जो मॉलिक्यूल रहता है, वसा का जो बड़ा बड़ा कण रहता है, मॉलिक्यूल रहता है, उसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ करके उसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वो कभी भी जम नहीं पाता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि दूध में क्या होता है, अधिक मात्रा में वसा कण जो है घुले रहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, गलत है, इससे वसा हटा दिया जाता है। वसा हटा दिया जाएगा तो फिर तो हटाने के लिए नहीं, वसा उसमें बने रहे, मलाई ना जमे, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। सही आंसर क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूज कणों को छोटे आकार में बदल दिया जाता है। इतना तेजी से घुमाया जाता है कि बड़ा बड़ा कण जो है छोटे छोटे कणों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये मेथड याद रखना है और ये अल्टीमेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है और इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो अच्छा लोग जो होता है इस क्वेश्चन को छोड़ करके आता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको बना के आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन जो है इस सेट में जो है मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है कि एक कॉमन सेंस लगाइए कि घर में जब एलपीजी खरीदते हैं तो एलपीजी में आपको क्या देखने को मिलता है अमूमन, कि एलपीजी के ऊपर कोई भी मीटर वगैरह नहीं रखा रहता है कि आप गैस का प्रेशर चेक करके बता दीजिए कि गैस इसमें है कि नहीं। हम लोग उसको तौल के बताते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, तो एलपीजी में आप गौर कीजिएगा, कभी सिलेंडर हिला के देखिएगा, तो हिलाइएगा तो पानी का बोतल जब हिलाते हैं तो किस तरीके से लिक्विड महसूस होता है, उस तरीके से सिलेंडर में भी क्या होता है, लिक्विड की तरह क्या होता है, महसूस होगा आपको। इसके पीछे कारण क्या है कि सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस भरा हुआ है, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे अधिक मात्रा में है, वो किस फॉर्म में रहता है, वो द्रव के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में नहीं रहता है। और द्रव के फॉर्म में मौजूद होने के कारण क्या होता है, उसको प्रेशर कैसे नापिएगा जबकि वो द्रव के फॉर्म में। अगर कोई चीज गैस के फॉर्म में तभी ना उसका प्रेशर दाब को नापा जा सकता है। कोई चीज अगर द्रव के रूप में तो कैसे नापिएगा, पानी में बोतल भरा हुआ है उसको प्रेशर से कैसे नापिएगा, उसको तौल के ही ना नाप सकते। इसीलिए जो सिलेंडर रहता है उसमें कभी भी हम लोग प्रेशर गेज का इस्तेमाल करके उसका प्रेशर को नहीं नाप सकते, क्योंकि वो गैस जो है, वो गैस तो भरा हुआ है लेकिन गैस किस रूप में है, गैस वहां गैस के रूप में नहीं है, वहां गैस परिवर्तित हो गया किसके रूप में, लिक्विड के रूप में। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा कैसे हो गया, तो प्रेशर देखिए, जो गैस होता है ये भी हम बता चुके हैं, जो गैस होता है जब उसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, हाई प्रेशर देते हैं और टेम्परेचर को घटाते हैं, तो गैस में किस में चेंज हो जाता है, गैस चेंज हो जाता है मेरा लिक्विड में। तो इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस लिक्विफाइड हो जाता है और किसमें बदल जाता है, लिक्विड में। तो यही चीज सेम प्रोसेस अपनाया जाता है सिलेंडर में, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है और टेम्परेचर घटा दिया जाता है, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए सिलेंडर का भी देखिएगा कि सिलेंडर में कभी भी अगर आग लग गया या कुछ हो गया तो उसको तुरंत बुझा दिया जाता है, क्योंकि इन केस अगर आग लग गया और सिलेंडर गर्म होने लगा तो क्या हो गया, प्रेशर तो हाई था जिस वजह से कि उसको हम क्या किए थे, लिक्विफाइड किए थे, लेकिन टेम्परेचर लो रखना है। टेम्परेचर हाई होने लगेगा तो जो सारा लिक्विड था वो किसमें बदलने लगेगा, गैस में। और अगर गैस में बदल गया तो सिलेंडर में प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और प्रेशर अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सिलेंडर फट जाएगा। इसलिए कभी भी घर वगैरह में आग लगता है तो सिलेंडर को तुरंत बोला जाता है हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि जैसे ही प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वापस जो हम गैस से लिक्विड बनाए थे वो लिक्विड वापस किसमें बदलने लगेगा, गैस में। सिंपल सा सही आंसर क्या हो जाएगा। आप देखिए ये बहुत महंगे होते हैं, गलत बात। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है।
नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते वो तो नहीं पता है, यहाँ पे स्टेटमेंट तो नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि प्रदर्शित कर ही नहीं सकता, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान है जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कौन है ऐसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टी ट्रिकेल, ये मानव निर्मित है। जबकि बौना गेहूं, ठीक है ना, बौना गेहूं जिसको हम लोग ड्राफ्ट वीट बोलते हैं, मक्का हो गया, ठीक है ना, मेज जिसको बोलते हैं, सोयाबीन हो गया, ये सब नेचुरली मिलता है। लेकिन ट्रिटिकल जो होता है वो नेचुरली हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। एक्सल में जो ट्रिटिकल है, ट्रिटिकेट है, ये एक हाइब्रिड है। किस चीज का हाइब्रिड है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग का समय बचे इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। वीट, गेहूं और राई, ये दोनों का हाइब्रिड है ट्रिटिकेट, और इसको बनाया गया था। और ये किस श्रेणी में आता है, तो ग्रेन। ये किस श्रेणी में आता है, ग्रेन की श्रेणी, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है रेडिएटेड एनर्जी टेकन बाय प्लांट गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। जो रेडिएटेड एनर्जी होता है प्लांट में, वो कौन सा फॉलोइंग रिजल्ट देता है? पहला ऑप्शन अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला बोल रहा है जल का प्रकाश अपघटन कर देता है, ठीक है। अगला बोल रहा है क्लोरोफिल का ऑक्सीजीकरण कर देता है, ऑक्सीजन का अपचयन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजीकरण कर देता है। इसका सही आंसर होगा जल का प्रकाश अपघटन। अब इसका मतलब क्या होता है सर, थोड़ा सा बताइए, देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा। होता क्या है कि जैसे ही लाइट फोटो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कॉन्सेप्ट को समझना। होता क्या है कि जैसे ही क्या हुआ कि ये मेरा पत्ता है, ये क्या था, मेरा पत्ता है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, लाइट आया मेरा, जैसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, जैसे मेरा लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ ये प्लांट कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, सॉइल के अंदर था। तो यहां से क्या हो रहा था, इसके अंदर, इस पत्ते के अंदर में क्या था, बहुत सारा पानी ऑलरेडी मौजूद था। अब क्या हुआ, जब ये लाइट यहाँ पे हुआ आया, तो इस पत्ते के अंदर जो वाटर मौजूद था, वो वाटर जो है एक सर्टेन, जब हमको वेवलेंथ का लाइट मिला, ठीक है ना, एक सर्टेन वेवलेंथ का हमको लाइट मिला, यानी एक सर्टेन तरंग धार्य का, एक पर्टिकुलर तरंग धार्य का हमको लाइट मिला। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, यानी प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल होगा पत्ते के द्वारा, और वो पत्ता क्या करेगा, उस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा भाई, तो हाइड्रोजन को अलग कर देगा, उसके अलावा ऑक्सीजन को अलग कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को अलग कर देगा। और यही हाइड्रोजन का फिर इस्तेमाल और यही ऑक्सीजन का इस्तेमाल, ये ऑक्सीजन क्या होता है, वातावरण में वापस रिलीज हो जाता है। और यही हाइड्रोजन का इस्तेमाल किसमें होता है, वापस होता है किसमें, हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, प्लांट जो अपना खाना बनाता है, भोजन जो बनाता है, उसमें इसी हाइड्रोजन का वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, खाना बनाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि असल में जो ऑक्सीजन आता है, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फोटोसिंथेसिस होता है सर, उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, हम क्या सुनते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन देता है, यही पढ़ते आए। तो आखिर ये जो ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन कौन वाला आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे यहाँ पे लिखेंगे CO2, तो यहाँ कार्बन और O2 को अलग कर देता है, या फिर ये ऑक्सीजन कहीं और से आता है। तो ये जो ऑक्सीजन आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले से नहीं आता है ऑक्सीजन, ये हमेशा याद रखना। जो वाटर जो जमीन से निकाला, वाटर जो जमीन से कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से, रूट के माध्यम से जो उसके पास तक पहुंचा, पत्ते के पास तक, यहाँ पे हुआ फोटोलिसिस। यहाँ पे फोटोलिसिस होने के बाद क्या हुआ, जो वाटर था वो टूट गया किसमें, फोटोन, प्रोटॉन इसको बोलते हैं, फोटोन, ये हो गया, ये है फोटोन, ये हो गया मेरा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, केवल और केवल प्रोटॉन। ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन। अब यही ऑक्सीजन जो मेरा रिलीज हुआ, ये ऑक्सीजन वापस किस में चला गया, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट लगाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करता जाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता जा रहा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर में जा रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, ये दोनों इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, वो ग्लूकोज बना ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके क्या कर ले रहा है, ग्लूकोज बना ले रहा है। और जो ऑक्सीजन, वाटर से मिला जो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया ग्लूकोज बनाने के लिए, और दूसरा ऑक्सीजन मिला, उसको क्या किया, वापस वातावरण में क्या कर दिया, वापस भेज दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
आराम से हम साइड हट जा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने फोन पे और इसको आराम से जो है नोट बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 95। 95 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। अदरक जो होता है वो राइजोसोम होता है, भैया ये बात बिल्कुल सही है। केसर जो होता है वो बीज होता है, केसर बीज होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, केसर बीज नहीं होता है। अफीम, अफीम की डूडी, डूडी होती है, ये क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। सन, सन जो होता है वो तना होता है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन केसर सर बीज नहीं होता है सर, तो केसर बीज नहीं होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। स्टाइल और जो स्टिग्मा होता है, यानी पौधा फूल कभी आप देखिएगा तो फूल के बीच में देखिएगा डंटी निकला रहता है, उसी को स्टाइल और स्टिग्मा बोलते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं और किस तरीके से उसका साइंटिफिक नेम है, इसको भी आप आराम से नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट, हम जल्दी से हट जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हम लिखे हैं यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा इसके पीछे का रीजन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये मेरा फ्लावर है, ये क्या है मेरा फ्लावर है, पौधा है। तो फ्लावर का ये जो हो गया इसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, और ये ही जो हो गया यहाँ पे जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये जो आपको बोर्ड में दिख रहा है जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टाइल और स्टिग्मा। जो स्टाइल और स्टिग्मा वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है, यही इस्तेमाल होता है बेसिकली मेरा केसर बनने के लिए। और इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि कॉमन नेम सैफरॉन का क्या है, तो उसका पूरा नाम होता है हम लोग सैफरॉन क्रोकस। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आफ्टर ऑल जो केसर मिलता है मेरे को, वो मिलता है तो किस पौधे से प्राप्त होता है वो केसर, उस पौधे का नाम क्या है। तो उस पौधे का जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपसे पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, क्रोकस स्टैवस, क्रोकस स्टैवस इस पौधे का साइंटिफिक नेम है। और इसमें इस्तेमाल किसका होता है, तो स्टाइल एंड स्टिग्मा का, वर्तिग्रह और वर्तिका हिंदी में बोलेंगे, इसी का इस्तेमाल होता है। तो ये था बेसिकली, यही स्टेटमेंट क्या था, बिल्कुल गलत था। इसमें सीड का इस्तेमाल नहीं करते, जो फूल होता है उसका पंखुड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करते। बहुत बार लोग क्या करता है, पेटल ऑप्शन मार देता है, जबकि पेटल भी क्या है, गलत है। पेटल का भी इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, किसका ये इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा। जो अंदर में धागा जैसा थ्रेड लाइक जो फूल के बीच में देखने को मिलता है, वही होता है मेरा बेसिकली क्या, केसर। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 96। क्या बोल रहा है कि प्याज के छिलकों को जैसे ही हम उतारते हैं, तो प्याज के छिलकों को जैसे ही उतारते हैं तो क्या बोलते हैं, रुला दिया प्याज। तो बहुत सारा एसिड हम लोग ऑप्शन में दिया हुआ, सल्फोनिक एसिड रहता है, सल्फेनिक एसिड रहता है, एमिनो एसिड रहता है, कार्बोनिक अम्ल रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड रहता है। क्या रहता है, सल्फेनिक एसिड। जैसे ही हम लोग प्याज काटते हैं तो क्या होता है, कोई भी क्या होता है, रोने लगता है, ड्यू टू सल्फेनिक एसिड। इंग्लिश में किसी को लिखना है तो यहां से लिख लो, हिंदी में कहीं पे लिखना हो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, सल्फेनिक एसिड। इस वजह से क्या होता है, आंख में आंसू आने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 98 97। बोल रहा है यहाँ पे क्या कि विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन बेसिकली क्या होते हैं, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में बोल रहा है कार्बोनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ अकार्बनिक यौगिक, यानी इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, विटामिन हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी को हिंदी बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, याद रखना है अपने को। अगला है कि 98, केला जो एक 100 ग्राम का केला से कितना हमको ऑन एन एवरेज कैलोरी मिल सकता है। तो याद रखना है, ऑन एन एवरेज अगर 100 ग्राम में देखे तो 75 से लेकर के 135 किलो कैलोरी तक हमको मिल सकता है। क्या चीज मिल सकता है, तो एनर्जी मिल सकता है, ऊर्जा मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है बनाना का साइज पे, साइज मतलब क्वालिटी पे भी कि क्या है। तो अमूमन अगर हम देखेंगे तो अगर 100 ग्राम में देखेंगे तो सबसे बेटर आंसर क्या होगा, 116। तो एग्जैक्ट ऐसे कैलकुलेट करना बिल्कुल संभव नहीं होता है, तो जो नियरेस्ट आंसर होता है, तो हमेशा कोशिश करना है अपने को कि जो नियरेस्ट आंसर होगा कि उसी को हमको क्या करना है, चूज करने का कोशिश करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99। चींटी अगर किसी को काट देता है तो क्या होता है, बहुत तेज क्या होता है, दर्द होता है। किस वजह से होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इसको। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, उसको हम लोग करते हैं। हाँ, किसी को सिलिकोसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया तो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, तो फेफड़ा।
फेफड़ा क्या होता है, वो इफेक्टेड होता है। क्या होता है कि धूल कण अगर बहुत लंबे समय तक सांस के द्वारा अंदर जाते रहे तो क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है, सिलिकोसिस, लंग्स में हो जाता है, कैंसर का भी रूप ले सकता है, ये बहुत डेंजरस होता है। और अमूमन कहाँ होता है, जैसे कि टोबैको का कंपनी में कोई काम कर रहा है, ईंटा भट्टा में कोई काम कर रहा है, इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन में जो गिट्टी का जो चूरा होता है वहां पे कोई काम कर रहा है, इसके अलावा कहीं पर अगर मान लीजिए कोयला ढोने का कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके का जो इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है ना, तो वहां पे जो है इस तरीके का प्रॉब्लम आने का संभावना बहुत अधिक रहता है। तो चलिए, आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, आई होप। और कोई भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए, और नोट्स जरूर बनाइए, तभी वो आपका काम आएगा। और उत्पाद झारखंड पुलिस और पुलिस कांस्टेबल का जो बैच ऑलरेडी लग चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी आपको मिला है तो इसका लाभ उठाइए। और मात्र अभी 299 रुपये में है जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आने वाले समय में वापस जो है 599 हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोर्स अपना परचेज कर लीजिए, लोगों को बता दीजिए, और इस सुनहरा अवसर का जो है लाभ उठाइए। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।